हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बेशक लॉकडाउन खुल रहा है तो थोड़ा तो अच्छा लग रहा है देखकर कि माहौल अब शांत हो रहा है। पहले पिछली बार हमने वीडियो डाला था तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि पुर्तगाल का क्या विवरण था। इस बार हम देखेंगे कि डच कैसे आए इंडिया में, उन्होंने अपनी धाक कैसे जमाई। पिछली बार का वीडियो आप देख लीजिएगा, शायद आपको उससे कुछ लाभ हो। आज हम सिर्फ डच पढ़ेंगे। हाँ, सिर्फ डच ही पढ़ेंगे। मैं छोटी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। जब मैं पढ़ रही थी तो मैं भी यूट्यूब पे कई वीडियो देखा करती थी, तो बहुत लंबे लंबे होते थे, तो बस इंतज़ार होता था कि अब ख़त्म हो। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं वैसा ना करूँ, तो मैं छोटा छोटा ही वीडियो बना रही। तो आज हम सिर्फ डच पढ़ेंगे। डच जो कि हॉलैंड निवासी थे, ये 1595 से 96 में 1595 में कॉर्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में डच सुमात्रा पहुँचे। इनको मसालों से प्रेम था। ये पहले मांस खाते थे तो सादा ही खाते थे, लेकिन जब इन्होंने मसालों को लगा के अपने मांस पे खाना स्टार्ट किया, अपने मांस पे नहीं, मतलब कि जो भी वो मांस खाते थे उस पर मसाला लगा के खाना स्टार्ट किया, तो जैसे हम लोग के लिए दाल चावल के साथ अचार होता है, वैसे ही इनके लिए मसाला हो गया और इनको मसाले से बहुत प्रेम हो गया। और मसालों से इनका परिचय पुर्तगालियों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि पुर्तगाली यूरोप में ले जाके मसालों को बेचते थे, जिससे ये परिचित हुए थे। तो ये सुमात्रा द्वीप पहुँचे थे सबसे पहले। कौन? कॉर्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में, एक डच व्यक्ति था ये। उसके बाद 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका नाम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इस कंपनी का मूल नाम था। फिर 1605 ईस्वी में देखेंगे कि डचों ने मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री भारत में डाली थी, यानी पहला कारखाना इन्होंने 1605 ईस्वी में डाला था भारत में। कहाँ? मछलीपट्टनम में। ये चीज़ मैं आज आपको मैप में दिखाऊंगी। आई एम सो सॉरी, मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि मैं आपको मैप में दिखाऊंगी, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही जगह मलक्का और हॉर्मुज़ दिखाया था आपको, बाकी की 2 जगह 3 जगह मैंने नहीं दिखाई थी इस बार, लेकिन मैं वो भी दिखाऊंगी। फिर 1610 ईस्वी में पुलिकट में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री डाली। कहाँ? पुलिकट में। दूसरी फैक्ट्री इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इन्होंने अपना पहला मुख्यालय यहाँ बनाया था डचों ने। कहाँ? पुलिकट में। और यहीं पर इन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला था। ये अपने स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा कहते थे। एक बात और, आप ये बताइए, आपने अगर पुर्तगाली पढ़ा है तो आप ये बताइए कि पुर्तगालों ने अपना मुख्यालय किसे बनाया था और किस गवर्नर ने बनाया था? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे कि वो स्थल जहाँ डचों ने फैक्ट्री डाली, वो अन्य स्थल। तो ये है कासिम बाज़ार, चिनसुरा, कराईकल, कोचिन, गोवा, सूरत। ये भी आपको मैं मैप में दिखा दूँगी। आप मैप का हेल्प ज़रूर लिया करिए, क्योंकि मैप की हेल्प से ही हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। मैप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर geography, it is also important for every subject, it is also important in history also। तो आप हमेशा all the time मैप प्रेफर किया करिए जितना ज़्यादा हो सके। औरंगजेब ने 31.5% वार्षिक चुंगी पर डचों को कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा से व्यापार करने का अधिकार दिया था। किसने? औरंगजेब ने। उस समय शासक भारत में कौन था? औरंगजेब था, और उसने ही 31.5% वार्षिक चुंगी पर डचों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से व्यापार करने का अधिकार दिया था। और वो
कौन कौन से स्थल थे, कौन कौन से जगह थी जो डचों ने पुर्तगालियों से जीता था? तो वो था मलक्का। मलक्का सुमात्रा द्वीप के ही पास था, तो बेशक है कि मलक्का को वो जीतेंगे ही। नागपट्टनम, कोचिन और श्रीलंका, ये डचों ने पुर्तगालियों से विजित किया था। और सबसे बड़ी बात, डचों को जो भारतीयों की सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई थी वो थी सूती वस्त्र। तो इन्होंने भारत के सूती वस्त्र को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। और जैसा कि वैसे तो ढाका, मुर्शिदाबाद का मलमल यानी बहुत ज़्यादा फेमस था। मलमल यानी सूती वस्त्र। भारतीय सूती वस्त्रों को यूरोपियों द्वारा मजलिन या मलमल कहा जाता था। यूरोपीय सबसे पहले बसरा में, जो कि इराक में स्थित है, वहाँ पर भारतीय सूती वस्त्रों से उनका परिचय हुआ था और तभी उन्होंने इसके सॉफ्टनेस की वजह से इसका नाम मजलिन या मलमल रखा था। तो ये जो डच होते थे, इन्होंने भारी संख्या में सूती वस्त्रों को भारत से निर्यात किया और उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया में उसका विक्रय किया। यानी दक्षिण पूर्व एशिया में डच ही भारत के सूती वस्त्रों को लेकर जाते थे और वहाँ भारी संख्या में लाभ भी कमाते थे। बेशक लाभ मिलता था क्योंकि सूती वस्त्रों की बहुत ज़्यादा मांग थी। उस समय पे विश्व व्यापार का 1/4 अंश भारतीय सूती वस्त्र ही कवर करते थे। और अब अनदर पॉइंट, डच भारत से व्यापार कोरोमंडल तट से करते थे। वहीं से ही ये भारतीय वस्तुओं का और वस्त्रों का निर्यात करते थे। वे यहाँ से इतना ज़्यादा वस्तुओं का निर्यात करते थे कि कोरोमंडल तट को मलक्का का बायां हाथ कहा जाता था। और एक बात ध्यान देने वाली है कि एकमात्र डच कंपनी को ही इस तट पर मुहर शुल्क से छूट प्राप्त थी। यानी निर्यात करने के लिए एक प्रकार का शुल्क लगाया जाता था चीज़ों को, लेकिन बस डच कंपनी ही ऐसी थी जिनको मुहर शुल्क से छूट प्राप्त थी। ये तो डच की कहानी हो गई। अब डचों का सॉरी, हमने यहाँ पे पुर्तगाली लिख दिया है, ये पुर्तगाली नहीं होगा, ये डच होगा। क्या होगा? डच होगा। तो डचों का पतन, आप सोच सकते हैं कि कोई हमेशा तो रहता नहीं। पुर्तगालियों का भी पतन हुआ तो डचों का भी पतन तो निश्चित ही था। अब डचों का पतन हुआ क्यों? क्या कारण था कि डचों का पतन हुआ? तो सबसे पहले मैंने सिर्फ 3 पॉइंट इसमें लिखे हैं और 3 पॉइंट में पहला पॉइंट ये है कि जो कंपनी के अधिकारी थे डच कंपनी के, उनमें नेतृत्व की क्षमता का अभाव था। यानी उसके कर्मचारी उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं थी कि वो यहाँ पे अपनी धाक जमा सकें ब्रिटिश की तरह। और दूसरा कारण ये था कि हॉलैंड लंबे समय तक परतंत्र था, जिसकी वजह से वहाँ संसाधनों की कमी भी थी। जैसे कि हमारा देश आप देखेंगे तो भारत भी ब्रिटिश के अधीन था काफ़ी लंबे समय तक, जिसका कारण ये था कि हमारे यहाँ संसाधनों का दोहन अंग्रेज़ों द्वारा बहुत ज़्यादा हुआ और हमारे यहाँ संसाधनों की कमी हो गई। स्वतंत्रता के बाद भी हमारी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। तो इस परतंत्र होने की वजह से इनके यहाँ संसाधनों की कमी थी। और तीसरा कारण ये था कि इनको मसाला उत्पादक द्वीपों से ज़्यादा प्यार था, क्योंकि मसालों से ज़्यादा प्यार था, आखिर अचार जो था। तो इन्होंने मसाले उत्पादक द्वीपों पर ज़्यादा ध्यान दिया, भारत पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए, तो इस वजह से भी भारत से इनकी छुट्टी हुई। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से 1759 में यानी 1759 में बेडरा या बेदरा, कुछ लोग बेदरा कहते हैं इसको, बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों से ये पराजित हो गए और यहीं से डच शक्तियों का भारत से पलायन हो गया, यानी समाप्ति हो गई। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ये सारी जगहें और ये मैं आपको मैप में दिखाऊंगी, तो मैंने मैप बनाया है ख़ास आप लोगों के लिए।
देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मछलीपट्टनम, ये जगह जहाँ पर डचों ने सबसे पहले फैक्ट्री डाली थी। सॉरी, मैंने पुलिकट इसमें नहीं लिखा है, पुलिकट आपका यहीं ऊपर ही होगा, यहीं कहीं। यहाँ आप पुलिकट देख लीजिएगा, पुलिकट आपको मिल जाएगा, जहाँ पर उन्होंने दूसरा कारखाना डाला था। यहाँ पे पहला कारखाना डाला था। और उसके बाद दूसरे अन्य क्षेत्र जहाँ पर उन्होंने कारखाने डाले थे वो था कासिम बाज़ार, चिंसुरा, कराईकल, नागपट्टनम तमिलनाडु का वो क्षेत्र है जहाँ पर 2004 में जब सुनामी आई थी सुमात्रा द्वीप से, तो उस समय 2,30,210 लगभग इतने लोगों की मृत्यु हुई थी। और नागपट्टनम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था 2004 की सुनामी में। तो नागपट्टनम आप ऐसे याद कर लीजिए। फिर हम आते हैं कोचिन, फिर कालीकट अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको मैप में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा आया था। तो ये कालीकट यहाँ पे है। उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद सूरत। खैर, गोवा के बारे में आपसे पूछना है कि ये पिछली वीडियो अगर आपने देखा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस गवर्नर ने विजिट किया था और कब, बताइएगा आप। और ये श्रीलंका है, ये भी विजिट किया था डचों ने पुर्तगालियों से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे ब्रिटिश डेनिस के साथ, और शायद कवर कर दूँ मैं फ्रांस भी। थैंक यू सो मच।